अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अखलास मोहिउद्दीन एंड वेलकम to my YouTube channel. Students, we will be going to discuss a very important topic of physics which is called dynamics. आज हम dynamics पढ़ेंगे और dynamics के अंदर जो चीज़ें आएंगी आगे जाके वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम फोर्स की डेफिनेशन देखेंगे, फोर्स का यूनिट देखेंगे, बैलेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं, अनबैलेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा, रजिस्टर्स निकाल लें। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं कि डायनेमिक्स के अंदर सबसे पहली चीज आती है फोर्स। ठीक है, डायनेमिक्स के अंदर सबसे पहली चीज आती है फोर्स। और फोर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास एक स्प्रिंग है और मैं उस स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच कर देता हूं। ठीक है, अच्छा जी, इस बॉडी का मास m है। अब ये इस वक्त अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, फिजिक्स इसको इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहती है। ठीक है, अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स F लगाता हूं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना जितना राइट पे मैं इस फोर्स लगाता जाऊंगा ये ब्लॉक भी मूव करेगा और उस ब्लॉक के मूव होने से इस जो स्प्रिंग है इसकी शेप डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। तो मालूम ये चला बेटा कि फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है या बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है। अब स्टेट सर कौन कौन सी होती हैं? तो एक स्टेट तो हम कहते हैं रेस्ट, जब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में हो यानी बॉडी मूव ना कर रही हो तो हम कहते हैं कि बॉडी इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। और दूसरी इसके बिलमुकाबिल होती है मोशन। मोशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी मूव कर रही है, इफ इट इज मूविंग, सो हम कहते हैं कि बॉडी इज एट द स्टेट ऑफ मोशन। सो फोर्स क्या करती है? सबसे पहला काम तो वो बॉडी की शेप को डिस्ट्रॉर्ट कर देती है। ठीक है, और अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो फोर्स उसको स्टेट को तब्दील करके उसको मोशन में ले आती है, और अगर मोशन में है तो उसको उस पर अगर फोर्स लगाई जाएगी तो वो रेस्ट में आ जाएगी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन बेटा? सो मोशन सॉरी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? फोर्स कैन डिस्ट्रॉट, फोर्स कैन डिस्ट्रॉट और tends to distort the shape of a body, the shape of a body to which it is applied, to which it is applied. Okay, ये फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। और जो आपको अक्सर किताबों में डेफिनेशन मिलेगी वो इट्स अ पुश और पुल। ठीक है, मैंने इस ब्लॉक को यहाँ पे क्या करा था? मैंने इसको पुल किया था। ठीक है, पुश करूँगा तो ये पुल के केस में भी शेप डिफॉर्म होगा स्प्रिंग का, और पुश के केस में भी अगर मैं इसको पुश करता हूँ, ये इस तरह से फोर्स लगाता हूँ, तो भी स्प्रिंग का जो आपके पास क्या कहते हैं, जो स्प्रिंग की जो शेप है वो डिफॉर्म होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो फोर्स कैन डिस्ट्रॉट और टेंड्स टू डिस्ट्रॉट द शेप ऑफ अ बॉडी टू विच इट इज अप्लाइड, और इट्स अ पुश और अ पुल। नाउ अगर हम फोर्स के यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, एन, ये हमारे पास फोर्स का यूनिट आ गया। अच्छा जी, फोर्स के यूनिट आने के बाद अब हम देखते हैं कि कितनी किस्म की फोर्सेस आपके पास हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हम वन बाय वन फिर बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रिक्शन है, ठीक है, दूसरी वेट है, ठीक है, और तीसरी आपके पास एयर रेजिस्टेंस है,
एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। चौथी आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये आपके पास 5 एग्जाम्पल्स भी आ गई फोर्स की। अब आगे हम बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आगे हमारे पास बैलेंस फोर्सेस किसे कहते हैं हम, ठीक है। अच्छा, बैलेंस फोर्सेस में बेटा 2 केसेस आते हैं हमारे पास, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस के लिए हमारे पास 2 केसेस आते हैं, ठीक है। पहला केस क्या है कि इफ़ द फोर्सेस एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट इज बैलेंस, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है और वो बैलेंस फोर्स लग रही है तो हम उसे कहेंगे बैलेंस फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, उसके भी 2 केसेस हैं कि जब बॉडी रेस्ट में हो, इट स्टेज एट रेस्ट, ठीक है, यानी अगर वो रेस्ट की हालत में है तो आपको पता होगा कि जो भी फोर्सेस उस पर लग रही हैं वो बैलेंस्ड हैं, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ से पिक्चर्स में से देख सकता हूँ। ये देखें, यू कैन ईजीली सी कि बैलेंस फोर्सेस के लिए आपके पास ये पिक्चर्स आ गई, ठीक है, नज़र आ रहा है। अब ये बैग है, ठीक है, इस बैग का वेट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वो वेट ऑफ द सूट केस हो गया, यानी सूट केस है या बैग समझ लें इसको, ठीक है जी। तो एक आपके पास यहाँ से फोर्स जो कि डाउनवर्ड लग रही है, जो उस सूट केस का वेट है, और उसके बिल मुकाबिल आपके पास आपका आर्म है, क्योंकि आपने हाथ से इसको पकड़ा हुआ है, तो योर आर्म इज पुलिंग अप, ठीक है जी, योर आर्म इज पुलिंग अप। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो रही हैं, अब एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, तो इसीलिए ये सूटकेस क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। इसी तरह व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, तो चेयर जब आप बैठे हुए हैं तो आपका वेट क्या कर रहा है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसके बिल मुकाबिल चेयर जो है वो आपको इट्स पुलिंग अप। तो दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के लिए बैलेंस्ड हैं, ठीक है, इसीलिए आप रेस्ट की हालत में हैं। इसी तरीके से आपके पास थर्ड डायग्राम में देखें कि आपका जो वेट है, इस थर्ड डायग्राम में आपका जो वेट है वो जो है आपके ग्राउंड पे लग रहा है, ठीक है, इट्स और आपका जो वेट है वो ग्राउंड पे लग रहा है, ग्राउंड जो है वो इट्स पुलिंग, इट्स पुशिंग अप, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें इस बैलून के केस में कि एयर जो है इट्स पुशिंग अप, बैलेंसिंग द स्ट्रिंग, पुलिंग डाउन। जो आपने अपने हाथ से स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, जो आप फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हैं, तो इस बैलून के अंदर जो एयर है वो उसको पुश कर रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए ये बैलून भी क्या है, कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन पे है। इसी तरीके से आप ये देखें कि ये एक ब्लॉक है जो कि फ्लोट कर रहा है, वेट ऑफ द वुड, यानी इट्स अ ब्लॉक मेड अप ऑफ वुड, तो वुड का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो ये फ्लोट क्यों कर रहा है, जो कि जितना यहाँ पे इस जो है आपका वुड है उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसके बिलमुकाबिल आपके पास जो वाटर है उसको इट्स पुशिंग अप। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, इसीलिए ये रेस्ट की पोजीशन में है। और सबसे आखिरी डायग्राम में देखें, ये टग ऑफ वॉर है, इसमें दोनों साइड से आपको इक्वल फोर्सेस लगती नज़र आ रही हैं, इसीलिए ना ये राइट पे मूव कर रहा है और ना कि ये लेफ़्ट पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास बैलेंस फोर्सेस की एग्जांपल्स हो गई कि जब आपको दोनों साइड से इक्वल फोर्सेस लग रही हों, बैलेंस फोर्सेस लग रही हों, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में रहता है। एक केस तो ये है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, इफ़ इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। फॉर एग्जांपल बैलेंस, ये भी बैलेंस फोर्सेस की ही मिसाल है।
अब इसमें क्या है, पहली डायग्राम में देखें कि एक पैराशूटर है, ठीक है, और उसका अपना वेट जो है वो इट्स एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसका दूसरा नाम वेट भी है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इट्स अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ड्रैग फोर्स भी हम इसे कहेंगे। ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, इसीलिए पैराशूटिस्ट जो है वो एट अ स्टेडी स्पीड जो है इट्स मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। सेकेंड डायग्राम में देखें आप, इसके अंदर आपके पास एक प्लेन है, और प्लेन में आपके पास सबसे पहले तो एक तो ड्रैग फोर्स है, ये आगे जो है इसकी थ्रस्ट फोर्स है, यानी ये ड्राइव जो कर रही है, ड्राइविंग फोर्स कह लें इसको, ये ग्रेविटी है, और इसके बिलमुकाबिल इसका रिएक्शन है, लिफ्टिंग फोर्स है। तो ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, इसीलिए आपका प्लेन जो है इट्स मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। और थर्ड डायग्राम में बेटा आप देखें कि साइकिलिस्ट है, वो जो है ये जो एरो ये ड्राइविंग फोर्स की निशानी है, यानी ड्राइव कर रहा है, ये ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। और जैसी पैडलिंग करता जाता है ये आगे बढ़ता जाएगा, और जितना आगे बढ़ेगा तो यू नो कि एयर हमारे अराउंड है, तो एयर रेजिस्टेंस उसके अपोजिट में लगेगी, ठीक है। और ये दोनों फोर्सेस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, तो बाइसाइकिल एज ए स्टेडी स्पीड जो है वो मूव कर रहा है। चौथी डायग्राम में देखें, एक व्हीकल है, ठीक है, इंजन थ्रस्ट यानी ड्राइविंग फोर्स, जो इंजन की फोर्स है जो कि इस व्हीकल को आगे की तरफ मूव करा रही है, ठीक है। और द वेट ऑफ द व्हीकल इज एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड इसके बिलमुकाबिल नॉर्मल रिएक्शन जो है, जो कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन है वो है, और यहाँ पे जो थ्रस्ट है उसके बिलमुकाबिल फ्रिक्शन फोर्स है। सब फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, इसीलिए इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है जी। उसके बाद आप ये देखें कि अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लें कि ये एक व्हीकल आपको नज़र आ रहा है, ड्राइविंग फोर्स इसकी जो है वो 6000 न्यूटन है, और फ्रिक्शन फोर्स भी 6000 न्यूटन है। अच्छा, अब हमें इसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, बिकॉज वी हैव टू फोर्सेस, वन इज़ द ड्राइविंग फोर्स एंड वन इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप क्या करेंगे, 6000 माइनस, क्योंकि दोनों इक्वल तो फोर्सेस हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 6000 माइनस 6000 इट विल बी 0 न्यूटन, तो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। सो फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी एज बैलेंस्ड। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ अ टग ऑफ वॉर, इसमें आपके पास एक साइड पे 500 न्यूटन लग रही है, दूसरी साइड पे भी 500 न्यूटन लग रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, 500 माइनस 500 विल बी 0 न्यूटन, यानी ये दोनों जो हैं वो इस वक्त रेस्ट की पोजीशन पे है, इट विल नॉट मूव। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया बैलेंस्ड और जो है बैलेंस फोर्सेस के बारे में, कि दो केसेस आ गए हमारे पास। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ प्रेजेंटेड बाय न्यूटन। 1687 में न्यूटन ने अपनी किताब लिखी थी, उस किताब का नाम उसने लिखा था द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, और उसके अंदर उसने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें जो मेन पार्ट था उसका, उसने डिस्कस किया था मोशन ऑफ प्लैनेट्स को डिस्कस किया था, और हेवनली बॉडीज़ के मोशन को डिस्कस किया था, और उसने अपने ही इस किताब के अंदर जो है वो न्यूटन के लॉस को भी जो है वो सम अप कर दिया था, और उसने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से अपनी स्टेटमेंट्स दी थी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में न्यूटन ने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इस स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है ऐसा मोशन जो कि चेंज नहीं हो रहा, एक ही जैसा रहता है थ्रू आउट द जर्नी। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखेगा, बरकरार रखेगा, या अपने यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को बरकरार रखेगा इन अ स्ट्रेट लाइन unless it is acted upon by an external force। external force का मतलब है unbalanced force, ठीक है, which changes the state of rest or of uniform motion। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को उस वक्त तक कंटिन्यू रखेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा ली जाए, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा ली जाए जो उसकी स्टेट को चेंज कर दे, ठीक है। तो ये था न्यूटन का
पहला लॉ, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देख लो कि देखो इसमें अनबैलेंस फोर्स, अभी तो हमने बैलेंस फोर्सेस पता, अब अनबैलेंस फोर्सेस से ही एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर हमें इशारा मिल रहा है अनबैलेंस फोर्सेस के हवाले से। तो कोई भी अगर वो ऑब्जेक्ट है, वो स्टेशनरी बॉडी है और वो मूव कर रही है, उसको आपको मूव कराना है, तो जैसे कि फुटबॉल है, ये स्टेशनरी कंडीशन में आपने मूव कराना, यू विल हिट दिस बॉल और यू विल किक दिस बॉल। सो ये बॉल जो है अपनी स्टेट को फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल चेंज इनटू द स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस फोर्स दैट इज अप्लाइड इन द बॉल। और इसी तरीके से टग ऑफ वॉर के अंदर भी जिस साइड से ज़्यादा फोर्स लगेगी तो ज़ाहिर है अनबैलेंस्ड हो जाएगा, तो वो उस साइड पे जो है वो मूव करेगा, ठीक है। अब ये देखो कि ये व्हीकल है, इसके अंदर ये जो लेफ़्ट साइड पे जो फोर्स लग रही है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा मालूम हो रहा है बनिस्बत इसके जो राइट पे लग रही है। राइट वाली आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स अनबैलेंस्ड हो गई, तो जो इस व्हीकल की वेलोसिटी होगी दैट विल बी चेंजिंग, एंड चेंजिंग वेलोसिटी मींस इट इज़ एक्सीलरेटिंग, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो कि फोर्सेस ये अब राइट वाली लेफ़्ट वाली जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कम है बनिस्बत राइट के, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, तो फोर्सेस अभी भी अनबैलेंस्ड हैं और चेंजिंग वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है कि इट इज़ डीसेलेरेटिंग, वो डीसेलेरेट कर रही है, ठीक है। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस की मैंने आपको मिसाल दे दी। अच्छा बेटा ये देखो, अब इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब इफ़ द फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इज अनबैलेंस्ड देन देयर विल बी अ रिजल्टेंट फोर्स एज वेल। जैसे कि बैलेंस फोर्सेस में रिजल्टेंट फोर्स 0 आती थी और बॉडी जो है वो रुकी हुई कंडीशन में हो जाती थी, इस तरह यहाँ पर भी देखें कि अगर ड्राइविंग फोर्स 5000 न्यूटन की है और अगर फ्रिक्शनल फोर्स 1500 न्यूटन की है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स सो वी विल माइनस both the forces. So 5000 minus 1500 will be 3500 Newton. That will be the unbalanced force, the resultant force. So car is the forces acting on the car will be unbalanced, so it accelerate in forward direction, and because the forward force is greater than the backward force. Now in example number 2 you can see the forward force is or the driving force is 2000 Newton and the frictional force is 6000 Newton. 6000 minus 200 it will be equal to 4000 Newton, which is our resultant force. So the force act on the car is unbalanced, so it will decelerate. ये decelerate होगी क्योंकि backward force जो है वो ज़्यादा है as compared to forward force. Now Newton second law, तो first law आपको समझ आ गया, जब तक कि किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगी वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the direction of force applied and inversely proportional to the mass of the object. अगर बॉडी की हम एक्सेलरेशन की बात करें, ए की बात करें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी जितनी फोर्स अप्लाई होगी उतनी बॉडी ज़्यादा एक्सेलरेट, ज़्यादा फोर्स अप्लाइड हो रही है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, जितना भारी मास होगा और जितना भारी मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ था, ठीक है। Greater the mass of an object, the smaller acceleration it is given by a particular force. जितना मास भारी होगा, ग्रेटर मास होगा, उतना जो है स्मॉलर एक्सेलरेशन होगी। और न्यूटन सेकंड लॉ में हमें मैथमेटिकल रिलेशन भी मिलता है जिसे हम कहते हैं F इज इक्वल टू ma। हम इन तीनों क्वांटिटीज को इंटर रिलेट कर देते हैं फ्रॉम ईच अदर। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। नाउ एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो बेटा, इसी फॉर्मूले के हिसाब से अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज पुश्ड अलोंग अ रोड विद द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, द फ्रिक्शनल फोर्स इज 10 न्यूटन। आपके पास ये फोर्स है जो कि यहाँ से राइट साइड पे 30 न्यूटन की लग रही है और ये बैकवर्ड फोर्स है जो कि 10 न्यूटन की लगी है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा राइट पे ही होगी क्योंकि ज़्यादा मैग्नीट्यूड जो है वो फॉरवर्ड फोर्स का है।
और हमें एक्सीलरेशन निकालनी है ब्लॉक की। तो F इज इक्वल टू m एज अ फॉर्मूला, is you have to calculate the value of A, so F is equal to 30 minus 10 will be 20 Newton, it will be the resultant force. So m आपको 20 kg दिया हुआ है, A आपको निकालना है, तो मैनिपुलेट करेंगे, A is equal to F upon m, फॉर्मूला बन जाएगा 20 divided by 20 will be 1 meter per second square, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। So this is how we can apply or the formula न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन to any scenario, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए और वो ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगा रहा है, तो ये हमारा एक्शन होगा, और ऑब्जेक्ट बी उसके बिलमुकाबिल उतनी ही फोर्स लगा रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है, तो वो उसका रिएक्शन होगा। तो एग्जाम्पल उसकी फायरिंग गन हो गई, हैमरिंग नेल हो गया, बुक कैप्ट ऑन अ टेबल, लॉन्चिंग रॉकेट, ये सारी न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जाम्पल हो गई। ये देखो आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा, यू कैन क्लियरली सी कि पहली डायग्राम में देखो हैमर है, द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर और द फोर्स ऑफ द हैमर ऑन द नेल, ठीक है। ये एक्शन और रिएक्शन आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि हम जब हैमर को हिट करते हैं नेल पर तो इट विल बी आर एक्शन, एंड और नेल जो है फिर हैमर पर फोर्स लगाते इट विल बी इट्स रिएक्शन। बुक लाइंग ऑन द टेबल, बुक का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, इट इज़ एक्शन, एंड द सपोर्ट ऑफ द टेबल इट इज़ रिएक्शन। गन की मिसाल ने, आप बुलेट फायर करते हैं, बुलेट फायर हो रही है, उस पर आप ट्रिगर जैसे ही ऑन करते हैं तो फोर्स लगती है, बुलेट गन से बाहर निकलती है, इट विल बी योर एक्शन, एंड उसके मुकाबले आपको एक जर्क महसूस होता है, झटका लगता है आपको, एंड दैट विल बी योर रिएक्शन। और ये आपके पास रॉकेट की मिसाल है, एक्शन द गैस, फोर्स ऑन द गैस, गैस के जो फोर्स है वो एक्शन है, फोर्स ऑन द रॉकेट वो जो है आपके पास रिएक्शन है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा यहाँ तक हम अपने लेक्चर को रखते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया उसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं, अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ा, और आपको आपने उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप या मैं सारे लिंक्स भी दे दूंगा, जिससे आप जिस लिंक्स के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा FB पेज है सर इखलास के नाम से, व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप मुझसे जो भी इस लेक्चर के बारे में क्यूरीज हैं वो पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आप इसको सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और यू कैन हिट द बेल आइकन एज वेल इन ऑर्डर टू गेट माय अपकमिंग लेक्चर्स। For now, Assalamu alaikum wa rahmatullah.